नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानक इकाई के अंतर्गत लंबाई, भार और धारिता मापन से संबंधित उनकी मानक इकाइयों को समझा था। साथ ही उन इकाइयों में क्या आपस में संबंध है, इसको भी अपने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी। साथ ही एक अन्य जो वीडियो था उसमें हमने समय मापन की कौन-कौन सी मानक इकाइयाँ हैं उसको हमने देखा था। साथ ही समय मापन की जो इकाइयाँ उनमें संक्रिया कैसे करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इनको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उसका जब भी वीडियो अपलोड होगा, तो उसका नोटिफिकेशन वो आपको समय पर मिल जाएगा और आप समय पर उस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथी से शेयर भी करें ताकि आपकी तरह जो दूसरे साथी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। आज का जो वीडियो उसमें अपन बात करेंगे एक नई इकाई के साथ। वैसे देखा जाए तो रीट से संबंधित जो अभी जो सिलेबस जो जारी हुआ है उसको मैंने पूरी तरह से देखा है। तो उसमें जो हमने जो तैयारी जो शुरू की है रीट 2022 का सिलेबस को लेकर, तो बिल्कुल उसी सिलेबस को लेकर ही पूरा कोई ज़्यादा विशेष चेंज नहीं हुआ, केवल एक वैदिक गणित में जोड़ा गया। तो उसका अपन वीडियो इसके बाद में जस्ट बना देंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए सिलेबस के हिसाब से, तो ये जो आज जो अपन इकाई शुरू कर रहे हैं ये आपके सिलेबस की अंतिम इकाई है। तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझे और आशा करूंगा कि इसके बाद आपके कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहेगा कि आपको ऐसा लगे कि आपकी तैयारी कुछ अधूरी रह गई है। ठीक है, तो ये जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े उनको एक बार और ये समझा दूं कि अभी हम जो वीडियो बनाए हैं मैंने वो सारे आपके बेसिक से संबंधित बनाए हैं। जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए उसमें जो जो हमको बेसिक जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए उस पर आधारित हमने सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो तैयारी वो बेहतर हो जाएगी। तो सारी वीडियो का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी एक साथ सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्षेत्रफल और परिमाप को समझेंगे। उसके अंतर्गत हम वर्गाकार और आयताकार जो आकृतियां हैं उनका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं या उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको अपन बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो अंतिम टॉपिक है, वो है वर्गाकार एवं आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का परिमाप एवं क्षेत्रफल। वैसे टॉपिक का पूरा नाम तो क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल है, लेकिन मैंने इस वीडियो में केवल परिमाप ही लेने की कोशिश की है क्योंकि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों अपन एक साथ इतने सारे अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो काफी बड़ा बनेगा और इतना आपके पास समय व्यर्थ करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अपन परिमाप का अलग समझेंगे और क्षेत्रफल को जो उसको अपन अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है, सबसे पहले हम दिमाग में ये हमको जरूर हो जाना पता चलना चाहिए कि भाई परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ये दोनों चीजें तो हमारे दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इतने सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं कि वहां पर सीधा सा लिखा हुआ आ जाए कि आप आयत का परिमाप बताइए या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे जो कोर्स में जो है वो आप ध्यान रखिए, हमारे पास दो ही आकृति, एक तो आयत और एक वर्ग। ठीक है, इन दो आकृतियों के ही हमें परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में समझना है। ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द अपन बात करेंगे, दूसरी जो आकृतियां उनको अपन चर्चा इसमें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए परिमाप का परि का अर्थ क्या होता है। हम पहले परिमाप को समझे तो परि और माप ये दो शब्द इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ का, परि का अर्थ क्या है, चारों तरफ, और माप का अर्थ है उसका नाप। यानी चारों तरफ का जो नाप है वो कहलाता है उसका परिमाप। यानी कोई भी आकृति हो, अब वो माप कहाँ पर होगा, वो किसी न किसी पृष्ठ पर होना चाहिए, किसी न किसी पृष्ठ और तल। ये भी तो समझना पड़ेगा हमें कि तल क्या होता है। अब देखिए तल वो समतल भी हो सकता है, लेकिन वैसे अपन ज्यामिति में बात करेंगे तो अपन समतल की ही बात करें, वक्रतल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब कोई भी आकृति चाहे कैसे भी हो सकती है। जैसे ये एक आकृति है, समझ लीजिए ऐसी एक आकृति है जो इस पृष्ठ पर इतना स्थान अगर घेरती है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से आप समझना, दोनों ही चीजें मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि भाई परिमाप कौन सा होता है और क्षेत्रफल कौन सा होता है। ऐसी कोई आकृति है, जैसे ये मैंने आकृति बनाई है, या हो सकता है जैसे अपने पास त्रिविम कोई आकृति है, जैसे सपोज में आपके पास एक जैसे ये एक घनाभ की आकृति है, और इसको अगर कहा जाए कि इस पृष्ठ पर ये जो तल है हमारे पास, इस तल पर इसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो अब देखिए पहले तो पृष्ठ को समझते हैं, पृष्ठ क्या होता है। जैसे ये जो है ये इसका एक पृष्ठ है,
ठीक है। तो हम घनाभ में देखें तो कहाँ कितने प्रश्न इसके देखें, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रश्न है। तो अब अगर मुझे किसी एक प्रश्न का क्षेत्रफल मैं इस पे ज्ञात कर सकता हूँ, समतल पे कितना ज्ञात कर सकता हूँ मैं, अगर एक प्रश्न, जैसे मैं इसका ये वाला प्रश्न अगर यहाँ पर रखूं, यानी ये जो जितना स्थान घेरेगा, जैसे सपोज इसको मान लीजिए ये इतना स्थान घेर रही है, ठीक है, ठीक है, एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं, तो ये जो स्थान जो घेर रहा है ये इसका कहलाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सा, इस पूरे देखिए ये पूरे आप समझिए, इस ये जो मेरे पास जो आकृति है, जो डस्टर है, ये पूरा तो एक घनाभ की आकृति है, लेकिन मैं इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल अगर करूं तो वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल पृष्ठ की ही बात कर रहे हैं, तो पृष्ठ का मतलब है इसका कोई भी, मैं एक पृष्ठ ले रहा हूं, मैंने ये वाला पृष्ठ लिया, ठीक है, अगर ये वाला पृष्ठ इसका अगर क्षेत्रफल मुझे कहा जाए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये पृष्ठ जो है इसका ये कितना भाग ये यहाँ पर घेरता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये लेना हो तो शायद इसका क्षेत्रफल इतना आएगा, तो ये कहलाता है इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो ये चीज हो गई एक। अब इसको अपन समझते हैं कि देखो पृष्ठ का जितना ही स्थान ये घेर रहा है वो क्षेत्रफल हो गया, तब परिमाप कौन सा होगा, तो परिमाप तो सीधा है बात है कि ये जो आकृति है इसका ये कितना स्थान घेर रही है, इन इसके चारों तरफ का जो माप है ये वाला, इसकी अगर अपन पूरी लंबाई नाप ले तो ये इसका हो जाएगा परिमाप, ठीक है। अगर इसमें कहे तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, और अगर आकृति इस तरह की कोई आकृति है तो उसका परिमाप कौन सा होगा, यानी यहां से लगाकर ये जो इसके चारों तरफ वाला जो भाग है ये इसका होगा परिमाप, ठीक है। और इसका इस आकृति का अगर क्षेत्रफल कहे तो कौन सा होगा, यानी इस तल पर इस आकृति ने कितना स्थान घेरा है, यानी इतनी जो जगह ये घेर रही है, तो ये इसका कहलाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात करना है ये तो हमारे भी कोर्स में नहीं है, वैसे इसको ज्ञात करने के लिए हमको ग्राफ की जरूरत पड़ती है, या अलग अलग उनके ऊपर आयताकार या वर्गाकार जो भी आकृति, त्रिभुजाकार भी इसमें आकृति बन सकती है, उनको निकालना है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको अपन को ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, आयत और वर्ग, दो आकृतियों के हम परिमाप को भी समझेंगे और क्षेत्रफल को भी समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, और वर्ग, सबसे पहले तो हम आयत और वर्ग को एक बार समझ लेते हैं। वैसे देखिए आप सभी जानते हैं, मुझे इतना पता है, कंपटीशन में आप आए हैं तो आयत और वर्ग को तो अपन अच्छे से जानते हैं, लेकिन देखिए फिर भी मेरा हमेशा से ही यही टारगेट होता है कि जब भी आप बोर्ड पे पढ़ाओ तो हर छोटी से छोटी चीज को अपन स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आयत क्या है और वर्ग क्या है अपन अच्छे से जानते तो है। तो आयत क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज, क्या है आयत में चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो आयत की कितनी भुजाएं होती है अपन जानते हैं, 4 भुजाएं होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये है क्या होनी चाहिए, सम्मुख जो भुजाएं है, सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं जो है वो होनी चाहिए समांतर, और दूसरा जो है वो होनी चाहिए समान, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। पहली शर्त तो क्या होनी चाहिए, यानी ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। केवल बराबर होने से हमारा काम नहीं चलेगा, वो कैसी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली शर्त है ये। और दूसरी जो विशेषता होती है आयत की वो क्या होती है, इसका प्रत्येक जो अंतःकोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री का, यानी समकोण होना चाहिए, तब जाके वो आयत की आकृति बनती है। अगर हम केवल इतना ही कहें कि अगर उसके सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होनी चाहिए तब तो वो आयत की जगह समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी शर्त जो प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, इसका 90 डिग्री, तो वो होता है आयत, ठीक है। ये तो हो गई आयत की विशेषता। अब इसी को वर्ग में देखें तो क्या होगा, इसके ऊपर परिभाषा कहे तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चारों भुजाएं कैसे होनी चाहिए, बराबर, और सम्मुख जो भुजा है वो समांतर भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो होता है वर्ग, ठीक है। ये सामान्य से जानकारी जो हमको होनी चाहिए, तो आप अच्छे से ये जानते भी हैं। और साथ ही अगर इसके सम्मुख जो शीर्ष है उनको अगर मिलाए तो ये क्या बनेगा, विकर्ण, ठीक है। क्योंकि हमको जब प्रश्न अपन करेंगे तो अपन उसमें विकर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको भी अपन अच्छे समझ ले। वर्ग में भी कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण, ठीक है। इसमें विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आयत में समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते, इसमें विकर्ण तो कितने होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, लेकिन ये समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है वैसे।
तो ये एक सामान्य जो जानकारी है हमको पहले होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़े और इनके परिमाप को अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं और कुछ अच्छे जो प्रश्न है जो हमारे कंपटीशन माने लायक उनको अपन थोड़ा करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छे से हो जाए कि इनके परिमाप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कई बार हमारे प्रश्न ऐसे भी आएंगे जहां पर हमें केवल लंबाई दी हुई हो और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये भी आ सकता है। कई बार हमें लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई हो, उसका परिमाप सिंपल से, इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं कि हमको लंबाई चौड़ाई दोनों दे दे और केवल ये पूछे कि शायद का परिमाप बताओ, तो इतना सिंपल तो नहीं आएगा। तो अपन हर तरह से जो अच्छे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़े और हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो, क्या करना हो, अगर हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे आप जानते होंगे, फिर भी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई का योग करके उसका दुगना जब करेंगे तब हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयत की जो हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, यानी ये लंबाई ये चौड़ाई, ये भी क्या है लंबाई और ये भी क्या है चौड़ाई, यानी हमें लंबाई का भी दुगना करना है और चौड़ाई का भी दुगना करके जोड़ना है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ लंबाई चौड़ाई का योग करके हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयत का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा, अगर हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें आयताकार जो भी आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले, वैसे कोई ज्यादा बड़े नहीं है कि इसमें कुछ समझना पड़े अपन को। ठीक है, और तीसरा जो हमें प्रश्नों में जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हमें आयत के विकर्ण की लंबाई की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, कई बार प्रश्नों में ऐसा होता है जब हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, या कई बार हो सकता है लंबाई दी हुई हो और हमें लंबाई या चौड़ाई ज्ञात भी करनी पड़ सकती है। तो अगर हमें आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लंबाई जो दी हुई है लंबाई उसका वर्ग करना है प्लस चौड़ाई का वर्ग करना है। ठीक है, और फिर उसका हम जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये तो है आयत के 3 फॉर्मूले, इनको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अपन सीधे ही प्रश्नों को शुरू करेंगे, वैसे इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अपन जो वर्ग जो आकृति है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, वो कहलाता है वर्ग। ये अपन देख चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, अपन एक सामान्य कोई भुजा लिख सकता है कि चारों ही भुजा कैसी होती है, बराबर। ठीक है, तो वर्ग का अगर सबसे पहले तो परिमाप ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल ही है, वर्ग की तो चारों ही भुजा बराबर होती है, यानी अगर भुजा को अपन 4 से गुणा कर दे तो हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे आयत में क्या करना है, जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करता है, तो यहाँ पर दोनों ही भुजा हो जाएगी। इसका अर्थ क्या होगा, भुजा का अगर भुजा से गुणा कर दे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके दूसरे शब्दों में ये कहें कि भुजा का अगर वर्ग कर दूं मैं सीधा तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और इस जैसे हमने आयत का विकर्ण ज्ञात किया वैसे हम वर्ग का भी विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण जो है वो कैसे ज्ञात होगा, इसके लिए आपको √2 इंटू भुजा, जो भुजा का जो माप दिया है उसको अपन अगर वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो हमें वर्ग का विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य सा जो फॉर्मूला है इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन अच्छे जो प्रश्न जो है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आयत के परिमाप को अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमारे सामने एक उदाहरण, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक आयताकार चद्दर की लंबाई 2.25 मीटर एवं चौड़ाई 80 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप बताइए। ठीक है, बस बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, वैसे ये प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको मैंने इसलिए लिया है। इसका भी एक कारण अपन समझते हैं कि हमारे कंपटीशन में जो प्रश्न जो आते हैं वो बिल्कुल हमको दिखते बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ होता है। क्योंकि इसमें देखिए जो प्रश्न आपको बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, इसको ज्ञात क्या करना है, इसमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल है। वैसे देखे तो आयताकार आकृति का जो परिमाप है, तो अभी अपन ने इसका फॉर्मूला भी सीखा था कि आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, हमें लंबाई और चौड़ाई को योग करके उसे 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो उसका परिमाप मिल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में होता क्या है, हम इस प्रश्नों को जब करते हैं तो बहुत ही जल्दी में ये होता है कि हम सीधा इन लंबाई चौड़ाई जो दी हुई है इनको अपन प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और उसको 2 से गुणा कर देते हैं, अपन समझते हैं कि हमारा परिमाप का आंसर आ गया, लेकिन हमारा वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है गलत, क्योंकि देखिए प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखें वापिस, तो यहाँ आयताकार चंद्र की जो लंबाई है वो तो दी हुई है 2.25 मीटर में, किसमें दी हुई है, मीटर में दी हुई है, और चौड़ाई जो दी हुई है वो दी हुई है 80 सेंटीमीटर, यानी दोनों यहाँ पर इकाई अलग अलग है। तो आप ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न आए
जब आप मापन से संबंधित प्रश्न जो आते हैं तो उसमें आपको दोनों इकाइयां जो है वो हमेशा समान होनी चाहिए, तभी हम उसको फॉर्मूला लगाकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए अपन इस प्रश्नों को लिया, वैसे इस प्रश्न की जरूरत नहीं थी। तो हमें क्या करना है, ऐसे जब भी प्रश्न आए, चाहे वो परिमाप का आए चाहे वो क्षेत्रफल का आए, तो उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो प्रश्न में जो हम काम में जो इकाई जो काम में ले रहे हैं वो दोनों हमारे एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी होगा या तो हम ये जो मीटर में जो दी हुई है इसके इकाई, इसको हम सेंटीमीटर में बदले, और या सेंटीमीटर में जो दी हुई है इसको हम किस में बदले, मीटर में। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ठीक है, आपके जो, क्योंकि हमारे सारे एमसीक्यू ही आने वाले हैं हमारे प्रश्न, तो ऑप्शन में हमें देखना है कि उनका आंसर मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दोनों ही चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि हमारा आंसर हो सकता है सेंटीमीटर में दिया हुआ हो सकता है या मीटर में भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो अगर मीटर में दिया हुआ तो पहले तो अपन इसको प्रश्न को कैसे करते हैं, अगर हम इसको इकाई जो है मीटर मान के इसका परिमाप हम ज्ञात करें तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे देखिए लंबाई तो क्या हो जाएगी, लंबाई है वो तो मीटर में ही दी हुई है 2.25 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई लंबाई। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इन इकाइयों को हम कैसे बदलते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझा था। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा आप उस पुराने जो वीडियो है जिससे जस्ट पहले जो बनाया था उस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आपको ये इकाई किस तरह से बदली जाती है इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर छोटी इकाई को हमें क्या करना है, बड़ी इकाई में बदलना, तो हम यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे और कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये 100 का भाग देते ही ये बन जाएगी मीटर, बन जाएगा, 0 से 0 कट कर दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी ये जो चौड़ाई है वो बदल गई 4/5 मीटर। ठीक है, ये मीटर में बदल गई। चाहे तो हम इसको आप बट्टा में भी काम में ले सकते हैं, या हम चाहे तो इसको पॉइंट में बदल दीजिए आप। ठीक है, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 का भाग दिया, दशमलव लगा दिया, 40 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए। ठीक है, यानी 0.8 मीटर ये आ गई हम चौड़ाई। अब हम इस परिमाप का आराम से ज्ञात कर सकते, 2 गुणा लंबाई तो कितनी हो गई 2.25 और चौड़ाई हो गई 0.8। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है हमें। अब इनके जोड़ कैसे करेंगे, वैसे दशमलव की जोड़ करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसको आप सावधानी से करें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलत होगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना जरूरी है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8। ठीक है, क्योंकि ये 8 जब हम जोड़ेंगे, कई बार देखो ऐसा सीधे सिंपल सा करेंगे 25 और 8 सीधा हम 33 लिख दे और 2.33 करेंगे तो आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत देखिए सावधानी से करिए। देखिए एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे चलेगा, लेकिन कम से कम गलत तो नहीं करना है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5, 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल 1 हो गए 3, यानी इसका योग जो हो गया वो कितना हो गया 3.05। ठीक है, अब इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, हासिल 1, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये भी नहीं समझ में आया था, आप यहाँ से देखिए समझिए अच्छे से, 5 दूनी 10, हासिल कितनी होगी 1। और ये देखिए बहुत अक्सर मैंने देखा है अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी ये गलती करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं हम 2 का 0 से गुणा कर देते हैं और सीधा हम क्या कर देते हैं 1 से करके 2 एकम 2 लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए 2 का 0 से गुणा कर दिया क्या हो जाएगा 0 और 1 का क्या आ जाएगा 1 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हमको नहीं करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा 6.10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ साथ में ये भी आपको याद रखना है कि जब भी हम परिमाप का आंसर लिखेंगे तो परिमाप की जो इकाई होगी वो इकाई उसी में रहेगी। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के प्रश्न अगर हम जब भी हल करेंगे, आगे वैसे देखेंगे, तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो हमेशा वर्ग इकाई में होती है। ठीक है, क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्ग इकाई में होगी। यानी अगर ये हम क्षेत्रफल अगर ज्ञात किया होता तो हम यहाँ पर मीटर की जगह क्या लिखते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, ये भी आप दिमाग में रखना है। चलिए, तो ये तो हुआ मीटर के रूप में। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में अगर इसका आंसर लाना चाहे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लंबाई जो है, लंबाई कितनी है 2.25 मीटर दी हुई है, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। आप 100 से गुणा कर दीजिए, 22500, 2 को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, कितने हो गए 225 सेंटीमीटर। ये तो हो गई लंबाई। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो सेंटीमीटर में दी हुई, कितनी दी हुई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप कैसे ज्ञात होगा, वही 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है 225, चौड़ाई हो जाएगी 80, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 5 के 5, 8 और 2 10, 305 और गुणा करेंगे तो 610
सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें आंसर सेंटीमीटर और मीटर दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो वैसे हम चाहे तो जैसे ये मीटर में मैंने आंसर निकाल दिया, यहाँ से मैं इसको बदल के भी सीधा सेंटीमीटर में इसको बदल सकता हूँ। तो अगर 6.10 जो है इसको अपन 100 से गुणा करें तो 610 जो है सेंटीमीटर में बदल जाएंगे। सीधा भी अपन आंसर यहाँ से ला सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर है वो किसमें चाहिए, हमें मीटर में चाहिए या सेंटीमीटर में, उसके अनुसार ही हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 48 मीटर है। इसके चारों ओर लोहे के तार की बाड़ लगवानी है जिसका खर्चा 100 रुपए प्रति मीटर है। तो बाड़ लगाने का कुल खर्चा क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें हमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि हमें परिमाप ज्ञात करना है कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब ये लिखा हुआ है कि उसके चारों तरफ हमें तार लगाना है, तो देखिए मैदान जो है वो कैसा है, एक आयताकार मैदान है। ठीक है, और इसकी लंबाई तो दी हुई है 90 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 48 मीटर। अब इसके चारों तरफ हमें यहाँ बाड़ लगानी है, तो हमें अगर ये पता है कि जब चारों तरफ का जब माप होता है तो वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो हम ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इस आयताकार मैदान के हमें क्या करना है, पहले तो परिमाप ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल, हम सीधा सा पहले तो परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो परिमाप बराबर क्या करना है हमें, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी है, दोनों मीटर में दी हुए, तो सिंपल सा ही है, लंबाई तो है 90 और चौड़ाई कितनी है 48। ठीक है, तो दोनों का योग करके हमें 2 से गुणा करना है। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 8 के 8, 9 और 4 कितना हो गए 13, 138 हो गए। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, यानी 276 मीटर हो गया। ये तो हो गया इसका परिमाप, यानी चारों तरफ का इसका माप तो हो गया कितना, 276 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका खर्चा निकालना है। तो तार लगवाने का जो खर्चा है वो कितना होगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि 100 रुपए प्रति मीटर है, यानी 1 मीटर के कितने हैं 100 रुपए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 276 मीटर का निकालना। तो बहुत ही सिंपल सा है कि 1 मीटर के 100 रुपए है, तो 276 मीटर के कितने हो जाएंगे, सिंपल सा है 27600, यानी 27,600 रुपए जो है वो आ जाएगा इसका कुल खर्च। अगला एग्जाम्पल है, एक आयताकार पृष्ठ की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इस पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लिया है कि हम ये देखेंगे कि हम विकर्ण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था कि विकर्ण हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, कि हम ये जानते हैं कि आयत का विकर्ण हम देख रहे हैं पहले तो, ठीक है, क्योंकि वर्ग का भी विकर्ण होता है। यहाँ पर आयत का विकर्ण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला देखा था, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें विकर्ण की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों कैसे मीटर में दी हुई, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगी। लंबाई की जगह मैंने लिख दिया 40 का वर्ग और चौड़ाई कितनी है 30, तो 30 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब वर्ग का अर्थ क्या होता है, सिंपल सा है, वर्ग का मतलब है, देखिए 40 का 2 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पर 40 का 40 से गुणा करना है, और 30 के वर्ग का अर्थ है 30 का 30 से गुणा करना है। ठीक है, तो 40 का 40 से गुणा कर दीजिए, देखो 4 का 4 से गुणा कर दिया, 4 चौक 16 और कितने 2 जीरो आ गए। इधर 3 का 3 से गुणा कर दिया 9 और ये 2 जीरो। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 जीरो की 2 जीरो, 16 और 9 कितने हो गए 25। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल कर देते हैं। तो वैसे देखिए अगर हमें सीधा ही मालूम पड़ रहा है कि 25 तो किसका वर्गमूल है 5 का, और 2 जीरो में से हम यहाँ 1 जीरो लगाएंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कब होगा जब बिल्कुल सिंपल सा हो, लेकिन कई बार देखिए संख्या कैसे आ सकती है जहां हमें सीधा मालूम नहीं पड़े कि ये किसका वर्गमूल है या इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करें, ये जो संख्या जो दी हुई इसका अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके भी इसका अपन हल ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे इसका आंसर सीधा नहीं पता है तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी इसका हल कर सकता हूँ। जैसे ये किया था कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, वापिस 2 से भाग दे दिया 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, पीछे बच गए 2, 2 दूनी 5 दूनी 10, 55 25, वापिस 5 का भाग दे दिया, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 2, 55 25, वापिस 5 का भाग 5 बार, वापिस 5 का भाग कितने बार 1 बार। ठीक है, तो ये हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें, और अब उसके बाद में क्या करना है, हमें वर्गमूल है तो हम इसके 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इस 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसका, अगर मुझे आंसर नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो इस अभाज्य गुणनखंड के रूप के लिखूंगा इसको, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब 2 में से 1 बार लिख दिया, 5 भी 2 बार है, इसको 1 बार लिख दिया।
ये भी 5 है, इसको एक बार लिख दिया और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 5 का 5 से गुणा कर दिया 25, 25 दूनी कितने हो गए 50। ठीक है, तो ये हमें कब करना है, जब हमें सीधा मालूम नहीं पड़े कि ये इसका वर्गमूल क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके दो के हम समान रूप से जोड़े बनाएंगे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हमारे कंपटीशन में आने लायक शुरू होते हैं यहाँ से प्रश्न। अभी तक तो अपन ने जो 3 जो एग्जाम्पल देखे थे वो बिल्कुल सिंपल से देखे थे, कि जिसमें हमने ये देखा था कि वे परिमाप कैसे ज्ञात करना है या विकर्ण जो है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए थोड़े से अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल ये है कि एक आयत की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न तो वैसे दिखने में तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। यानी आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला तो अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल काम करना है कि क्या करना है, हमें 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, वो 2 से गुणा जो करना है। ये हम परिमाप वाले प्रश्न बहुत सारे कर दिए, तो हम ये जानते हैं करना है। अब देखिए प्रश्नों को थोड़ा वापस समझते हैं कि यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया हुआ है, हमें आयत की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी दी हुई है, लंबाई तो यहाँ पर दी हुई है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर चौड़ाई हमें दी हुई नहीं है, जबकि हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऐसे जो प्रश्न जो आते हैं, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, हमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ये जो विकर्ण है ये कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये हमें कहीं भी उपयोग में नहीं आएगा हमारे। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में देखिए कहीं विकर्ण की लंबाई का तो हमें कहीं इसमें उपयोग ही नहीं करना है, यानी हमें तो चौड़ाई की ही जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखिए खूब सारे यूट्यूब चैनल होंगे जिसमें आपको ऐसे बताएंगे कि अगर आपको परिमाप विकर्ण दिया हुआ हो तो चौड़ाई के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, या लंबाई ज्ञात करनी हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में ये कह देता हूँ कि देखिए कहीं भी हमको अनावश्यक ज्यादा फॉर्मूले याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम जब इसका बेसिक फॉर्मूला जब अपन याद हो उसको, तो उसके द्वारा अपन चाहे लंबाई अगर ज्ञात नहीं होगी तब भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें चौड़ाई ज्ञात नहीं है तब भी हम चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए क्या विकर्ण दिया हुआ है, तो हम विकर्ण वाला पहले फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पिछला ही प्रश्न हल किया है जहां पर हमने देखा है कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का जो वर्ग है और उसका वर्गमूल करेंगे तो हमें विकर्ण की लंबाई प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से हमें देखिए चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई का आंसर मिल जाएगा, अगर लंबाई नहीं दी हुई तो लंबाई का आंसर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो पहले मैं विकर्ण की जगह लिख देता हूँ 17 सेंटीमीटर हो गया विकर्ण। अब यहाँ पर हमें लंबाई लिखनी है। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी है 15, तो यहाँ पर लंबाई 15 का वर्ग हो जाएगा, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, तो इसकी जगह में x लिख दूं तो थोड़ा जल्दी समझ में अपन को आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, इसमें थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। 17 बराबर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का वर्ग करना है, तो वही काम 15 का 15 से हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, अगर आप सीधा जानते हैं तो सीधा लिख दीजिए और नहीं जानते तो आप 15 का 15 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, वैसे देखिए ज्यादा अच्छा क्या रहता है, जैसा जब अपन ने संख्या ज्ञान सीखा था उसमें मैंने कहा था कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 तक के जो वर्ग संख्याएं हैं उनके आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि उससे क्या होता है, समय की बचत होती है, और फिर भी नहीं भी जानते हैं तो देखिए कहीं भी रटने के मैंने कहा आवश्यकता नहीं है, अपन 15 का 15 से गुणा कर देंगे, कोई समय नहीं लगता है। 15 का जैसे 5 का इससे कर दिया 5 25 हासिल कितने हो गए 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और ये 1 का 5 के 5 7 और 5 कितने हो गए 12 हासिल 1 225। ठीक है, चाहे तो 15 का भी गुणा कर सकते सीधा, तब भी अपना आंसर आ जाएगा। तो कितने हो गए ये 225 और x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमें करना तो पक्षांतर है, लेकिन हम सीधा पक्षांतर नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर क्या है वर्गमूल है, तो पहले इस वर्गमूल को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जब भी वर्गमूल को हटाना हो तो ये वर्गमूल जब हटता है तो इधर क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। 17 का हम वर्ग करेंगे तो यहां से वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, यानी जब अपन देखें प्रश्न जब भी करते हैं, जैसे मान लो मुझे अगर वर्ग को हटाना हो, जैसे x स्क्वायर बराबर कुछ संख्या अगर दी हुई हो तो मुझे x का मान निकलना है, तो वर्ग जब हटाते हैं तो यहाँ क्या लगता है वर्गमूल लगता है। ठीक है, और अगर वर्गमूल को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस वर्गमूल को हटाया तो यहाँ वर्ग लग जाएगा, तो यहाँ 17 का 17 से गुणा कर दीजिए। 17 का 17 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 289 बराबर इधर है 225 प्लस x की घात 2। ठीक है, अब 225 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 289 प्लस के ये हो जाएंगे माइनस 225 बराबर क्या रह गया x स्क्वायर। अब इसको अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ से हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसको घटाइए, देखिए 9 में से 5 गए, कितने बच गए 4,
यहाँ हो गए 8, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 2 गया 0, 64 आ गए हैं कि एक्स स्क्वायर आ गया। अब वही बात होगी, हमें मान किसका ज्ञात करना है, एक्स का करना है। तो जब यहाँ से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्गमूल। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। यानी हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गई है, चौड़ाई प्राप्त हो गई है। वो कितनी है, 8। क्या है, इकाई हमारी क्या है, सेंटीमीटर। यानी चौड़ाई जो मिली है वो मिली है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2, लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 8 कितने हो गए 23, और 23 का 2 से गुणा कर दिया, 46 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे प्रश्न जो आएंगे वो बिल्कुल इतने सिंपल नहीं आएंगे कि जहां पर हमें सीधा लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो और हमें सीधा उसका परिमाप ज्ञात करना हो। यानी ऐसे प्रश्न उसमें जरूर आएंगे जहां पर या तो विकर्ण दिया हुआ होगा तो उसमें या तो लंबाई दी हुई होगी या साथ में क्या दी हुई होगी, चौड़ाई। तो चाहे भले लंबाई ज्ञात करनी हो तब भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी है, और चाहे चौड़ाई ज्ञात करनी है तब भी हमें पहले ऐसे ही चौड़ाई या लंबाई ज्ञात करनी है और फिर हम उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि एक भुजा 3.2 मीटर हो। और दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि एक विकर्ण जो है वो 10√2 सेंटीमीटर हो। यानी प्रश्न परिमाप के लिए दोनों आ सकते हैं, कभी भुजा दी हुई है तब भी हमें परिमाप पूछा जा सकता है, और जब विकर्ण दिया हुआ हो तब भी हमें परिमाप पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको सिंपल वाला पहला जो प्रश्न है इसको अपन हल करते हैं। जब भुजा दी हुई हो तब तो हम परिमाप ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ही काम करना है। हमें क्या करना है, वर्ग का परिमाप का क्या फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा, बहुत ही सिंपल है। तो जो भुजा जो दी हुई है उसको हमें केवल 4 से गुणा करना है। तो भुजा कितनी दी हुई है, 3.2 मीटर दी हुई है, तो इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 12.8 मीटर जो है वो इसका हो जाएगा परिमाप। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है 10√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले तो भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि हमें कहीं भी अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है कि भुजा कैसे ज्ञात करनी है, हम विकर्ण का ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, √2 गुणा भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकर्ण कितना दिया हुआ है 10√2, और यहाँ पर √2 गुणा भुजा की जगह चाहे तो अपन x लिख देते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये √2 गुणा में है तो यहाँ चले जाएंगे भाग में, 10√2 बट्टा में आ गया √2 से √2 कट हो गया, यानी 10 जो आ गई है वो आ गया है x का मान। यानी x का मान का मतलब क्या हो गया, ये भुजा आ गई, कितनी आ गई 10, इकाई कौन सी दी हुई है सेंटीमीटर, यानी भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम इसका परिमाप तो ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, 4 गुणा भुजा, जितनी इसकी भुजा आई है उसको हमें 4 से गुणा करना है। तो भुजा कितनी आई है, यहाँ हमने देखा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का 4 से गुणा कर दिया, यानी 40 सेंटीमीटर जो है वो इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हाँ, हमें केवल फॉर्मूले इसके याद हो तो हम जल्दी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और परिमाप से संबंधित एक और भी अच्छा प्रश्न लेते हैं। तो एक प्रश्न हमारे सामने है कि एक आयताकार मेजपोस्ट की चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर गोटे की गोट लगाने का खर्चा 64 रुपए आया। यदि गोटे की कीमत 10 रुपए प्रति मीटर है तो मेजपोस्ट की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, यानी प्रश्न ऐसा है, यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है कि हमें परिमाप दिया हुआ है या क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमें ज्ञात क्या करना है, मेजपोस्ट की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, इतना हम समझ लेते हैं कि चारों ओर कुछ चीज लगानी है। ठीक है, तो चारों ओर वाला तो क्या दिया, परिमाप ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी परिमाप देखिए हमें बिल्कुल सिंपल सा हमें दिया हुआ नहीं है। यानी प्रश्न में दिया हुआ क्या है, एक तो हमें यह लिखा हुआ है कि आयताकार मेजपोस्ट की चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी दी हुई है वो तो हमें पता है 120 सेंटीमीटर, ये तो दी हुई है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज लिखी वो ये लिखी हुई है कि गोटा लगाने का जो खर्चा जो आया वो आया 64 रुपए। यानी ये जो एक आयताकार मेज पोस्ट जो है इसके चारों ओर यहाँ पर कुछ लगाना है, उसका जो टोटल खर्चा आया वो कितना आया, 64 रुपए। ठीक है, यानी अब हमें इस रुपए का तो हमें इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो जो चाहिए वो क्या चाहिए कि लंबाई तभी आ सकती है जब हमें या तो इसका परिमाप पता हो। तो परिमाप हम कैसे पता चलेगा, यानी यहाँ पर ये लिखा है कि इस पूरे का खर्चा तो आया 64 रुपए, यानी पूरा कितना आया 64 रुपए में लगी है, ये गोट लगी है। तो अब 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से इसकी कीमत है। कीमत कितनी है, 10 रुपए
प्रति मीटर। तो हम पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि 10 रुपए, जो 1 मीटर के 10 रुपए लगते हैं, तो 64 रुपए में ये कितने मीटर की जो है वो गोट यहाँ पर लगी है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जितने मीटर होगा, क्योंकि चारों तरफ लगी है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो हम पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि इसका जो परिमाप जो होगा वो क्या होगा। तो परिमाप कैसे पता आएगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं, सीधा ये सोचते हैं कि परिमाप है तो इसके लिए तो हमें 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हम करके सीधा प्रश्न ज्ञात करना सीख जाएगा। जैसे मुझे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अगर मैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई लिखूं तो हो सकता है कि मुझे लंबाई तो जल्दी ज्ञात हो जाएगी, लेकिन ये इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें परिमाप दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अगर परिमाप दिया हुआ होता और चौड़ाई दी हुई तो हम लंबाई सीधे इस फॉर्मूले से ज्ञात हमें हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें परिमाप ऐसे ज्ञात नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें देखिए कुल खर्चा तो दिया हुआ है 64 रुपए और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपए। तो यहां से हमें ये मालूम पड़ेगा कि कुल मिलाकर कितने गोट लगी है। ठीक है, तो अब 10 का भाग दे दीजिए, सीधा दे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6.4 मीटर। ठीक है, चाहे तो अपन पूरा भाग भी दे सकते हैं, तो 0 है तो मैं सीधा दशमलव लगा के इसको हल कर सकता है। तो 6.4 मीटर ये तो आ गया इसका परिमाप। यानी हमें ये तो मालूम पड़ गया कि इसके चारों तरफ जो गोट जो की लंबाई जो है वो कितनी है, 6.4 मीटर, ये इसका परिमाप हो गया। अब यहाँ से हम परिमाप वाला फॉर्मूला लगाकर लंबाई ज्ञात आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला जो अभी अपन ने लिखा था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए परिमाप की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, 6.4 मीटर। ठीक है, अब 2 गुना लंबाई, लंबाई कितनी है, लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, तो उसको तो अपन x लिख देते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए पुनः वही ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए परिमाप तो किसमें है, मीटर में, इसकी इकाई तो क्या है, मीटर, और चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर है, तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमको इस सारा प्रश्न जब मीटर में है तो इसको भी अपन मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 को छोड़ के दशमलव लगा लीजिए, यानी 1.2 मीटर ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो यहाँ चौड़ाई की जगह मैं लिख देता हूँ 1.2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम आगे प्रश्न को करना है। तो देखिए पहला तो काम क्या होता है, x और इसको हमें जोड़ना है, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, एक चर है और एक अचर है, इन दोनों को अपन जोड़ तो नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर लेने पहले तो अपन इस 2 का पक्षांतर तो अपन कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 जो गुणा में है इसका मैंने पक्षांतर करके यहाँ भाग में लिख दिया। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1.2 ये बच गया हमारे यहाँ। ठीक है, अब 2 का भाग के समय मैं दे ही सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ बच गए x प्लस 1.2। अब 1.2 का पक्षांतर कर देते हैं। तो ये 3.2 इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में 1.2, ये हो जाएगा x। अब x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 2.0। ये जो आया चौड़े x किसको माना, अपने लंबाई को माना है, तो हमारी यहाँ से लंबाई ज्ञात हो जाएगी। लंबाई क्या मानी हमने, x, और x का मान क्या आया है, 2.0 मीटर। ठीक है, तो आपको आंसर चाहे 0 नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मीटर जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी लंबाई। देखिए पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि वर्गाकार और आयताकार जो भी वस्तुएं हैं, उनके पृष्ठ जो तल है उनका हम परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। साथ ही हमने देखिए परिमाप और क्षेत्रफल जो है, इन दोनों में हमने भेद करना भी सीखा था कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पिछले बार में हमने देखा था, जैसे कोई भी एक आकृति है, कैसे भी है, किसी एक तल में स्थित है, अब इसका परिमाप कौन सा होगा, ये तो हमने देखा था कि इसके चारों ओर का जो ये नाप है ये कहलाता है इसका परिमाप। ठीक है, इसके साथ हमने ये देखा था कि किसी तल में कोई वस्तु जो है वो कितना स्थान घेरती है, वो क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक सामान्य सी जानकारी हमने देखी थी। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आज का जो वीडियो, उसमें अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्गाकार और आयताकार जो आकृतियां है उनका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल से इनके फॉर्मूले जो हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो इसको अपन एक बार हल्का सा रिपीट कर देते हैं। जैसे हमें अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा को हमें 2 बार गुणा करना है, या हमको सरल भाषा में कहें तो हमें भुजा का वर्ग करना है। ठीक है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और अगर हमें आयताकार जो आकृति है उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो उसकी जो 2 जो विमाएं हैं, कौन कौन सी, लंबाई और चौड़ाई, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है, तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सामान्य सी चीज है जो
हम सभी जानते हैं, तो इसको विशेष कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की शायद आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। हाँ, इससे क्षेत्रफल से संबंधित मुझे एक बात याद है, जब हम क्षेत्र मापन की जो बात करें, ठीक है, तो क्षेत्र मापन जो है उसकी जो मानक जो इकाइयां है वो हमने बहुत ही अच्छे से उसको समझा था कि मानक जो इकाइयां है वो कौन कौन सी है। तो वो हमने पिछली वीडियो में सारी चर्चा कर ली थी, तो जो साथी उससे वंचित हो गए तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें कि क्षेत्र मापन की कौन कौन सी मानक इकाइयां है, ये हमने उसमें देखी थी। लंबाई मापन की भी देखी थी हमने, भार मापन की भी मानक इकाइयों के बारे में समझा था, साथ ही हमने धारिता मापन की जो भी इकाइयां हैं उनको भी हमने बहुत विस्तृत रूप से समझा था। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्र मापन, जब हमने लंबाई की जो इकाइयां देखी थी, ठीक है, वो हम जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लूँ, जैसे हमने ये देखा था कि एक जो मीटर है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, हमने वहां पर ये सीखा था कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये तो है लंबाई मापन की इकाई। अब अपन अगर क्षेत्र मापन की इकाइयों की बात करें कि वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, तो उसको अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि बाद में अपन जब इनके प्रश्न जब करेंगे तो उसमें हमें इकाई में कहीं भी हमें संशय नहीं रहेगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि अब इसमें इकाई कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्र मापन की जो इकाई है वो हमेशा इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई में होती है। इसकी जो इकाई है, इकाई तो कौन सी होगी, जो सारी लंबाई मापने की जो इकाइयां हैं वही क्षेत्र मापन में भी काम आएगी, क्योंकि क्षेत्र मापने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, या हमें भुजा की जरूरत पड़ती है, जो सारी किस में चलती है, जो लंबाई मापन की जो इकाइयां है उसी में चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्र मापन की इकाइयां कौन सी होगी, इसी की वर्ग इकाई। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर क्षेत्रफल अगर जब हम ज्ञात करेंगे, अगर वो इकाई मीटर में है तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक वर्ग मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक वर्ग मीटर। या अगर सेंटीमीटर में हमें आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। यानी कोई भी इकाई जो है वो इकाई कैसे लिखी जाएगी, वर्ग में लिखी जाएगी, ठीक है। ये तो एक बात हुई, लेकिन मुख्य जो मुझे यहाँ पर आपको जो समझाना वो ये चीज समझानी है कि अगर मान लो हम कई ऐसे प्रश्न भी आ जाए जिसमें हमें आंसर जैसे हमारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं और ऑप्शन में अगर हमें मीटर में आंसर मिल जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी तो हमें आना जरूरी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे एक मीटर में तो सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हमें ये कहां से पता चलेगा कि एक वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब अगर हम वर्ग इकाई को बदलेंगे तो हमें ये जब पता है कि एक मीटर में तो सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100, तो एक वर्ग मीटर में जो सेंटीमीटर होंगे वो कितने होंगे, ये जो इकाई है इसका भी हमें वर्ग करना पड़ेगा, यानी 100 का 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कितने आ जाएंगे, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। यानी इस इकाई को भी हमें इस तरह से परिवर्तित करके ही करना पड़ेगा। या हमारे आंसर मान लो वर्ग सेंटीमीटर में आ रहे हैं और वहां पर हमें जरूरत पड़े कि आप इसका आंसर मीटर में बताइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमें इनका संबंध तो पता होना चाहिए कि भाई एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये हमें बदलना भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब क्षेत्र मापन की हम बात कर ही रहे हैं तो अपन क्षेत्र मापन के जो मूल जो इकाई है उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी जो इकाई है वो अपन ने देखिए लंबाई मापन की अपन ने जो इकाई देखी थी उसी को क्षेत्र मापन में यूज किया जाएगा। तो अपन सबसे पहले देखिए, हम ये देखें कि एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मिलीमीटर होंगे, ठीक है। तो हम देखिए, हमने अभी देखा था कि एक सेंटीमीटर जो एक इकाई जो है उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर वर्ग की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का 10 से गुणा करेंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 100 वर्ग मिलीमीटर। यानी वही हमें चेंज करने के जो तरीका है उसी को हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सीधा इसको एक बार देख लेते हैं कि एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 100 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। अगर हम एक वर्ग मीटर की बात करें तो हमने अभी चर्चा की है कि उसमें कितने होंगे, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि 100 का 100 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000, ठीक है। अब इसी तरह से अगर एक वर्ग किलोमीटर की इकाई की बात करें तो उसमें कितने मीटर होंगे, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में तो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो वर्ग किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 1000 गुणा करें तो हमें कितने मिल जाएंगे, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, कितने वर्ग मीटर होंगे, 10 लाख वर्ग मीटर। और एक बीघा की जो इकाई जो है वो क्षेत्र मापन में अक्सर काम आती है। तो एक बीघा में जो है वो कितने वर्ग मीटर होते हैं ये हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न ये पूछा हुआ है कि एक बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि 2530 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एक आर जो है उसको भी हम देखें तो एक आर का मतलब कितना होता है, 100 वर्ग मीटर होता है, ठीक। और एक हेक्टर जो है, एक हेक्टर में जो है कितने वर्ग मीटर होते हैं,
10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र मापन की कुछ जो इकाइयां है जो अक्सर हमारे प्रश्नों में दिखाई देगी और वहां पर इनको हमको रूपांतरित भी करना पड़ेगा। तो ये हमें इस इकाइयां जो है ये हमारे जहन में होनी आवश्यक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अपन आगे जो प्रश्न करेंगे तो उसमें जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको अच्छे से वापस रिमाइंड कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पहला एक प्रश्न हमारे सामने ये है कि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, इसके फर्श पर 20 सेमी भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल्स लग सकती है। अब देखिए पहला जो प्रश्न अपन ने लिया है वो ऐसा प्रश्न है जिसमें देखिए ये तो हमें सीधा नहीं लिखा हुआ है कि हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन जैसा हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है कि कोई भी वस्तु है या जो आयताकार या वर्गाकार जो आकृति है वो कितना स्थान घेर रही है, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, कमरा जो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई अगर दी हुई है तो ये तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा कमरा है, एक आयताकार कमरा है। तो इसकी लंबाई तो कितनी है, यहाँ पर लिखी हुई है 5 मीटर, और इस कमरे की चौड़ाई जो है वो कितनी लिखी हुई है, 4 मीटर। ठीक है, अब ये दो चीज लिखी नहीं है, कमरा कैसा है, आयताकार कमरा तो है। अब करना क्या है, हमको इसके फर्श पर 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगानी है। जैसे इसके अंदर हमें क्या करना है, 20 सेंटीमीटर वाली हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। यानी हमें देखिए इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमें केवल इसके जो ये बाहरी जो किनारी है यहाँ पर कुछ लगाना है क्या। ठीक है, तो ये हमें समझना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि देखिए ये कहीं नहीं कहा कि टाइल को केवल इस किनारे किनारे पर लगाना है। इस कमरे में पूरे में हमको टाइल्स लगानी है, मतलब हमें इस पूरे क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। यानी टाइल्स हमें क्या लगानी, इस पूरे कमरे में लगानी है। तो पहले तो हमें ये जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें कितने क्षेत्रफल में टाइल्स लगानी है। मतलब हमें पहला तो क्या करना पड़ेगा, इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो हम क्या करें, इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि कमरा कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने देखा था, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी है इसकी, 5 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। इसका आंसर कितना हो गया, 20 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इस कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इसके फर्श पर 20 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगानी है। यानी एक जो टाइल है उस टाइल के भुजा कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये पता लगाना है कि एक जो टाइल है वो कितना स्थान घेरेगी। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि इस कमरे के अंदर कितनी टाइल्स लग सकती है। मतलब हमें ये एक जो वर्गाकार जो टाइल है उस वर्गाकार टाइल का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए वर्ग है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो इसकी भुजा दी हुई है, भुजा गुणा भुजा लिख दीजिए, या बोले भुजा का वर्ग लिख दीजिए। यानी हमें इस भुजा का वर्ग करना है या 2 बार गुणा करना है। तो इसकी भुजा कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर देखिए मैं 20 गुणा 20 करूं तो कितने हो जाएंगे, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए हमने पिछले वीडियो में भी ये चीजें देखी थी कि देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में आपके जो प्रश्न आएगा तो बिल्कुल इतना सिंपल प्रश्न तो नहीं आ सकता। वहां आपको बिल्कुल जैसा सीधा सा पूछ ले कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी है और उसमें टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल आएगी, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न तो नहीं आएगा। उसमें देखिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर देखे तो कमरे का क्षेत्रफल जो है वो तो हम इकाई कौन सी दी हुई है, मीटर में दी हुई है। यानी उसका आंसर तो आया हमारे पास यहाँ पर 20 वर्ग मीटर में। ठीक है, और टाइल्स का क्षेत्रफल जो है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पर हमें देखिए दोनों इकाइयां समान होनी बहुत जरूरी, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि हमारे आंसर कब सही आएंगे, जब हमें दोनों इकाई हमारे कैसे होनी चाहिए, एक ही इकाई होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम देखिए पहला काम तो ये कर सकते हैं कि ये जो इसकी जो भुजा जो पहले से 20 सेंटीमीटर दी हुई है इसको अपन मीटर में बदल के ही उपयोग लें तब भी चलेगा। और अगर हम ये जानते हैं कि भाई एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं तो हम इसको बाद में भी हल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा इसमें आपके ये रहेगा कि अगर आपको क्षेत्र मापन की इकाई इतने अपन को याद नहीं भी रहे तो अपन इस इकाई को लंबे जो भुजा है उसको पहले ही बदल देंगे। यानी ये जो वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा जो है कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले किसमें बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 कट हो गया और 2 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर।
ठीक है। यानी जो भुजा जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.2 मीटर। यानी ये जो भुजा जो है, जो अपने 20x20 जो लिख रहे थे, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0.2 गुणा 0.2। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो गुणा कैसे हो गया, बिल्कुल सिंपल सा ही गुणा करना है हमें। 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 4। अगर मैं चाहूं तो सीधा जल्दबाजी अपन लिखेंगे 0.4, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो है, जो अक्सर हमें प्रश्नों में गलतियां करवाती है। देखिए आप सारे प्रश्न करना अच्छे से जानते हैं, आप कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी जानते हैं, आप टाइल्स का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना जानते हैं, आप इकाई में बदलना भी जानते हैं, लेकिन जो छोटी गलतियां जो होती है वो अक्सर ये होती है कि जल्दबाजी में क्या, देखिए एक तो कंपटीशन में हमारे पास ये प्रेशर होता है कि हमारे पास समय होता है कम, और उसको कम समय में अपन अधिकतम प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर ये अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कि पॉइंट कि जो गुणा जो करना है तो उसमें अपन अक्सर ये एक को छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं और हमारा जो प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है। और ऑप्शन में देखिए दोनों ही आंसर आपको मिलेंगे। जब आप 1 दशमलव छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तब भी जो आंसर आएगा वो भी आपको ऑप्शन दिखेगा, जो आपका सही आंसर होगा वो भी इसमें दिखेगा। ठीक है। तो हमको करना क्या है, रियल में देखिए 0.2 को गुणा 0.2 से जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 4। 2 का 0 से गुणा कर दिया, 0। सिंपल सा गुणा कीजिए, देखो 4 0 0। ठीक है। अब देखिए दशमलव हमें कहाँ लगाना है, इस दशमलव के बाद में भी एक अंक है और इस दशमलव के बाद में भी एक अंक है, यानी कुल मिलाकर दशमलव के बाद में 2 अंक होने अनिवार्य है। यानी पॉइंट जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, 2 अंकों से पहले लगेगा। यानी इसका आंसर जो आएगा वो 0.4 में आकर क्या होगा, 0.04 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर होगा, तब जाके हमारा प्रश्न ये सही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़े। अब हमें करना क्या है, वर्गाकार टाइल्स की संख्या बतानी, कितनी टाइल्स लगेगी। तो जब भी हमें टाइल्स की संख्या निकालनी हो कि हमें यहाँ पर कितनी टाइल्स लगेगी, तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कितने क्षेत्रफल में ये टाइल्स लगानी है। तो पूरा क्षेत्रफल तो हमारे पास ये है नहीं, ये कितना है, ये तो है 20 वर्ग मीटर। ठीक है। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 0.04। ठीक है। अब यहां से हम इसको पॉइंट को हटा देते हैं, तो देख पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पीछे 2 अंक है तो 2 0 लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 5 को 100 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा, 500 टाइल्स जो है वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में अपन एक चीज और देखें कि यहाँ पर तो मैंने क्या किया है कि जो सेंटीमीटर जो इकाई थी इसको अपन ने किस में बदल दिया, मीटर में बदला। तो आपको शायद ये थोड़ा सा ज्यादा ये अपन को थोड़ा टफ लग रहा है कि जैसे पॉइंट लगने में गलती हो सकती है। तो हम चाहे तो इसकी जगह अपन दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो है भुजा को तो मैं सेंटीमीटर में ही रहने दूं, और कमरे की जो लंबाई है मीटर में और ये भी जो मीटर, इसको अपन सेंटीमीटर बदल के भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो वो शायद प्रश्न आपसे जल्दी हो जाएगा। देखिए तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल अगर मैं देखिए इसको सेंटीमीटर में बदल के करूं, दोनों को अपन सेंटीमीटर में बदल के भी तो कर सकते हैं। तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी, देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100, तो 5 मीटर में हो गए 500 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो हो जाएगी 500 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखिए 4 पंजे 20, 1 2 3 और 4, ये तो आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये तो किसका क्षेत्रफल आ गया, कमरे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। फिर अपन टाइल्स का क्षेत्रफल जो अपन ने जो देखा था, क्या देखा था हमने, 20 × 20, 20 और 20 का गुणा किया था, कितना आ रहे थे, 400। तो जो टाइल्स का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था 20 × 20, यानी कितना आ रहा था, 400 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हम चाहे तो दोनों को सेंटीमीटर बदल के भी कर सकते हैं, यानी हमको आंसर आना चाहिए। तो देखिए टाइल्स की संख्या कितनी होगी, तो हम वही कमरे का क्षेत्रफल तो देखिए 2 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा दिए, और नीचे ये 400 लिख दिए, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो गए, और इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 0 के 2 0, ये आ जाएगी कितने टाइल्स, 500 टाइल्स आ जाएगी हमारा आंसर। यानी हम कोई भी तरीका अपनाएं, हाँ हमारा तरीका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो हमारे आंसर आराम से आ सकते हैं। नहीं, इस पूरे प्रश्न में जो मेन चीज जो आपको जो सिखानी थी या बतानी थी, जिसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना था, वो ये था कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप कम से कम सबसे पहला काम ये कीजिए कि हमारे प्रश्न में जो इकाई जो है वो अलग अलग अगर दी हुई है तो उसको आप समान जरूर बनाएं। ठीक है। तो हमारा प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल वो उसके जैसा ही है लगभग। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च
20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें देखिए कुछ कुछ प्रश्न तो जो वो बिल्कुल पहले की तरह ही दिख रहा है हमें यहाँ पर कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है और साथ में हमें ये लिखा हुआ है कि एक दरी जो है उसकी केवल हमें चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इन्हें देखने वाली बात ये कि केवल दरी की क्या दी हुई है, हमें चौड़ाई दी हुई है। तो दरी बिछाने का जो खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा ये हमें पता लगाना है। अब यहाँ पर देखिए पहला काम तो हमें ये करना ही है कि हमें क्या करना है, कमरे का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना ही है। दूसरा उसमें दरी बिछाना है तो दरी का क्षेत्रफल भी हमें यहाँ पर चाहिएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम तो हमें करने हैं। लेकिन यहाँ हम देखें तो वो देखिए जो पहले प्रश्न में कंडीशन थी वो कि वो यहाँ पर भी है, कमरे का जो लंबाई चौड़ाई वो तो किसमें दी हुई है, मीटर में, और दरी जो है उसकी चौड़ाई जो दी वो किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में तो हमने क्या किया, यहाँ पर वहां पर तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम चाहे तो दोनों को ही मीटर में बदल के भी करें तो भी हमारा आंसर आया था, या हम दोनों को सेंटीमीटर बदले तो भी हमारा आंसर आया था। लेकिन इस प्रश्न में आपके दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न को लिया है ताकि देखिए हम अनावश्यक रूप से पहले इतनी मशक्कत करें और फिर हमारा आंसर नहीं भी आए तो हमारा समय अनावश्यक खर्च होता है, और फिर अब उसको अगर बदलने में लगेंगे तो उसमें ज्यादा समय खर्च होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें ये दर वगैरह जब भी दी हुई हो तो आप उसको पहले से देखिए। जैसे यहाँ पर दर जो लिखी हुई है वो 20 रुपए प्रति मीटर की दर ही दी हुई है, यानी ये प्रश्न जो करना है वो हमें मीटर में ही करना है। तो हम पहले से ही क्या करेंगे, जो सारी जगह इसको मीटर में बदल के ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो क्या है, कमरे का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना है। तो पहला काम तो क्या कर लेते हैं, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल तो क्या है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। ठीक है, तो लंबाई देखिए वो भी मीटर में ही है, कितनी है 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 15 मीटर। ठीक है, यानी कमरे का जो क्षेत्रफल आ गया वो तो कितना आ गया, 0 का 0 हो गया, 15 का 2 से गुणा कर दिया, 15 दूनी 30, यानी 300 वर्ग मीटर। ये तो आ गया कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक तो हमारा प्रश्न सही हो गया। अब देखिए आगे जो प्रश्न है वो ये है कि इस फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। अब देखिए दरी जो है वो बिछानी है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, लेकिन लंबी भी तो होगी। अब कितनी लंबी है ये तो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें दरी की लंबाई नहीं पता होगी तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें कितनी दरिया बिछेगी। अभी ना तो हमें ये संख्या दी हुई है कि दरियों की संख्या लिखी है उससे हमें पता लगे, लेकिन हाँ इसमें ये इतना जरूर लिखा है कि इस कमरे के अंदर ये दरिया पूरी बिछानी है। मतलब ये इतना तो तय हो गया कि इस कमरे दरियों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर कितना होगा, यानी जितना इस कमरे का क्षेत्रफल है उतनी क्षेत्रफल में हमको दरिया बिछानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए दरी का जो क्षेत्रफल होगा, अब यहाँ पर देख ध्यान रखना मैं एक दरी का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमको जितनी दरिया बिछानी है उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं किस लिए काम में ले रहा हूँ, ताकि इससे हमें ये मालूम पड़े कि दरी की लंबाई कुल मिलाकर कितनी लंबी दरी यहाँ पर हमको बिछानी पड़ेगी, ताकि उससे अपन ये आइडिया लगा सके कि भाई 20 रुपए के हिसाब से कुल मिलाकर जितनी लंबी दरी होगी उसका खर्चा कितना आएगा, ये हम पता लगा सके। अब देखिए यहाँ पर दरियों का क्षेत्रफल कितना होगा कुल मिलाकर, तो जितना क्षेत्रफल इस कमरे का है वही क्षेत्रफल क्या होगा, इस दरियों का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमें 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में दरिया बिछानी है। ठीक है, यानी कितनी लंबी दरी बिछानी ये हमें नहीं पता, ये तो हम लिख देते हैं x, और चौड़ाई कितनी है उसकी 60 सेंटीमीटर है। तो इस पहले तो चौड़ाई को अपन बदल देते हैं। चौड़ाई जो है वो कैसे दी हुई है 60 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन मीटर में बदल देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 100 का भाग दे देते हैं क्योंकि हमें छोटी इकाई को बड़ी में बदलना है। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, देखिए 10 का है तो 1 छोड़ के दशमलव आ जाएगा, यानी 0.6 मीटर हो जाएगी उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0.6। ठीक है, अब x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 300, इस 0.6 का पक्षांतर कर देते हैं, गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। इस पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट का जो कितने अंक है 1 अंक है, मतलब 10 से गुणा हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये तो आ गए 50, 50 का 10 से गुणा कर दिया, यानी कितने हो गए 500। यानी x का जो मान आया है, अब यहाँ पर x क्या है लंबाई, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ लंबाई जो है वो कुल मिलाकर हमें कितनी लंबी तक दरी बिछानी पड़ेगी, 500 मीटर की लंबाई तक हमें दरिया बिछानी पड़ेगी। यानी कुल जो लंबाई है, देखिए एक दरी की लंबाई नहीं आ रही है, कुल मिलाकर हमको कितनी लंबी दरिया बिछानी है, उसका हमको कुल जो लंबाई है वो हमको मिल गई कितनी 500 मीटर। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दरी बिछाने का जो खर्च जो है वो क्या है 20 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा ज्ञात करना है। तो देखिए कुल खर्चा कितना होगा, दरियों की कुल लंबाई तो हो गई है 500 मीटर,
यानी 1 मीटर का खर्चा जो है वो आ रहा है 20 रुपए। तो 500 मीटर का कुल खर्चा कितना होगा? 5 का 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 3 जीरो के 3 जीरो, यानी कुल मिलाकर जो खर्चा आएगा वो खर्चा कितना आएगा? 10,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर दी हुई हो। ठीक, देखिए देखने में तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो वैसे तो आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हम ये जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना हो तो हमें भुजा का वर्ग करना पड़ता है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में इसको लिखे तो भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें देखिए हमें वर्ग की भुजा न दी हुई होकर इसके बजाय हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि आप जब विकर्ण जो दिया हुआ है तो उससे या तो पहले भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सीधा इसका जो फॉर्मूला है, आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और हमें क्या दिया हुआ? विकर्ण दिया हुआ हो, तो हम अगर विकर्णों का गुणा करके, तो विकर्ण जो है विकर्ण का वर्ग करके या विकर्णों का गुणा करें 2 बार और 1/2 करें तब भी हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न लेने का तब ये इसीलिए लिया था ताकि आपको ये फॉर्मूला एक और याद हो जाए, क्योंकि फिर इससे अपन अगर विकर्ण से पहले हम भुजा निकाले और फिर भुजा का वापस वर्ग करें तो बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा। तो इसके बजाय आप क्या करें? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर हम करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें केवल सिंपल सा काम क्या करना है? 1/2 लिखना है और विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? 6, यानी 6 का हमें वर्ग करना है। तो ये 1/2 गुणा 6 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 6 गुणा 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 को 6 से काट दिया, कितनी बार? 3 बार। 3 का 6 से गुणा कर दिया, कितने हो गए? 3 6 तिया 18 वर्ग मीटर। अगला जो एग्जांपल है वो ये है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी ऐसे जो प्रश्न ये हमारे कंपटीशन में आते हैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं, तो थोड़े अच्छे प्रश्न ही आएंगे। तो अपन अच्छे प्रश्नों को ही हल करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक प्रश्न ये है कि एक आयत की जो लंबाई उसमें कितने % की वृद्धि करनी है? 20% की, और चौड़ाई जो है उसकी अगर 30% की कमी कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या कितना % घटेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करें? ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं जिसमें हमें प्रतिशत की वृद्धि या कमी जो आते हैं, प्रश्न जो आते हैं, तो उसमें हमें आपको क्या करना है? देखो एक तो इसके काफी देखिए यूट्यूब चैनल ऐसे भी होंगे जो आपको सीधा शॉर्टकट बताएंगे कि आप सीधा एक में तो 100 प्लस वृद्धि है तो प्लस कर दीजिए, गुणा में 100 माइनस कर दीजिए और बट्टा 100 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीके जो है, जो देखिए मैं हमेशा ऐसे ही कहता आया हूँ, आप हर वीडियो में बताता हूँ कि आप कहीं भी ऐसे शॉर्टकट की तरफ नहीं भागे, क्योंकि ये जो शॉर्टकट होती है कुछ प्रश्नों में ही हमारे लागू हो सकते हैं। अगर प्रश्न की भाषा थोड़ी सी भी अगर बदल दी जाए तो वो शॉर्टकट लागू नहीं होते। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से ही आगे बढ़ेंगे तो चाहे प्रश्न कैसा भी घुमाए उसको अपन जल्दी से कर पाएंगे। अभी देखिए ये जो प्रश्न है तो इसको भी अपन क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा करें। जब भी प्रतिशत वाला प्रश्न है तो अपन क्या करें कि इस आयत में जो है सबसे पहले तो अपन लंबाई मान लेते हैं, लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं, जब प्रतिशत वाला सवाल है तो अपन 100 मान के ही प्रश्नों को करें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एक आयताकार जो है उसकी लंबाई तो हम मान लेते हैं 100 इकाई। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और चौड़ाई कितनी है? अब देखिए चौड़ाई भी हम इसको दुगुना तिगुना वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अपन ये भी मान लेते हैं कि चौड़ाई भी जो है वो भी मान लेते हैं हम 100 इकाई। क्योंकि देखिए जो वृद्धि या कमी जो करें वो किस प्रतिशत में करें तो अपन 100 मान के ही करें। अब देखिए आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर लिखी है, तो ये तो जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो आयत की जगह क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो हो सकता है वर्ग भी ये हो सकता है, लेकिन आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है कि भाई दोनों लंबाई बराबर होगी तो वर्ग बनेगा। तो वैसे वर्ग भी क्या है? एक आयत ही आकृति है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमको कहीं भी ये ज्यादा नहीं सोचना है कि दोनों हम इसको बराबर क्यों मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब प्रतिशत 100 में कर रहे हैं तो दोनों को ही अपन 100 में मान के कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर लंबाई भी 100 इकाई हो जाए और चौड़ाई भी कितनी है? 100 इकाई हो जाए, तो पहले तो अपन ये देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 100 और चौड़ाई भी कितनी है? 100, तो दोनों को गुणा करें तो हमारा आंसर आ गया 10,000 इकाई। ठीक है, ये तो इसका क्षेत्रफल कब आया? जब इसकी लंबाई चौड़ाई 100 हो। अब प्रश्न आगे जो बढ़ रहे हैं अपन, अब ये कह रहा है कि लंबाई में तो 20% की वृद्धि कर दीजिए। तो अब नई जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? अब देखिए 20% का मतलब ये हुआ कि 100 जब मान के करेंगे तो 20% का मतलब कितनी होगी? 20 इकाई की वृद्धि हो जाएगी। यानी लंबाई जो हो जाएगी वो अब इसमें से 20 और बढ़ जाएगी, यानी लंबाई होगी वो तो कितनी हो जाएगी? 120 इकाई हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी होगी?
चौड़ाई जो है वो ये लिखा है कि चौड़ाई में 30% की कमी हो रही है। यानी अब पहले जो 100 इकाई थी तो अब इसमें से 30 कम कर देते हैं। अब जो चौड़ाई हो जाए वो कितनी हो जाएगी? 70 इकाई। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों को 100 मान के किया है, ताकि हमारे जो प्रश्न है वो हमको जल्दी समझ में भी आए और आसानी से अपन उसको बदल भी सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, यहाँ अगर मैं x या x मान के करूं तो फिर उनको प्रतिशत निकालने में अपन को बहुत तकलीफ आएगी। फिर आपको जैसे x का अगर मुझे 20% में निकालना हो तो भी समस्या आएगी, फिर अपन को उसमें प्लस करना हो तब भी समस्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न जो वो अपन 100 मान के करेंगे तो हमारे प्रश्न जल्दी भी होंगे और हमको समझ में भी अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो अब जो नई जो लंबाई वो तो कितनी हो गई? 120 इकाई हो गई, और चौड़ाई जो होगी वो कितनी हो गई? 70 इकाई। तो अब नया जो क्षेत्रफल है, यानी अब क्षेत्रफल कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो हमें मालूम पड़ जाएगा। यानी लंबाई तो है 120 और चौड़ाई कितनी है? 70। इनका गुणा कर दीजिए, 12 7 कितने हो गए? 84 और 2 जीरो के 2 जीरो। तो नया जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? अब 8400 इकाई हो गया। ठीक है, यानी सीधा दिख रहा है हमें जो क्षेत्रफल जो है वो देखिए, पहले तो कितना था? 10,000 था और अब हो रहा है 8400। यानी क्षेत्रफल में क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितनी कमी हुई तो आप माइनस करके अपन देख लेते हैं। 10,000 में से 8400 को माइनस कर दीजिए। देखिए 2 जीरो के 2 जीरो हो गए। अब यहाँ कितने हो गए? जीरो। 10 में से 4 गए, 6 बच गए। यहाँ हो गए 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 1600 इकाई की कमी हो गई। ठीक है, अब देखिए ये वाला आंसर जो है ये आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो प्रश्न जो प्रतिशत में है तो हमें जो कमी या वृद्धि जो है वो भी हमको किसमें बतानी पड़ेगी? प्रतिशत में बतानी पड़ेगी। यानी हमें जो है वो कमी प्रतिशत निकालनी पड़ेगी। तो कमी तो कितनी हो रही है? 1600 इकाई, वर्ग इकाई की। जब क्षेत्रफल जो है इकाई नहीं लिख के इसको अपन क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा जो होगा किसमें होता है? वर्ग इकाई में होता है। तो ये जो कमी जो हो रही है कितनी हो रही है? 1600 वर्ग इकाई की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये कमी किस पे हो रही है? पहले कितनी थी? तो पहले जो क्षेत्रफल था वो था 10,000। ठीक है, तो ये जो कमी हो रही है वो किस पे हो रही है? 10,000 पे कमी हो रही है। तो हम प्रतिशत का मतलब 100 पे हिसाब लगाएंगे कि 100 पे कितनी कमी हो सकती है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। यानी जो कमी जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 16% की कमी हो जाएगी। यानी ये जो पूरा प्रश्न जो है, इस प्रश्न में अगर लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को अगर 30% कम कर दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल जो है वो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 16% कम हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। ठीक है, इससे पहला जो प्रश्न देखा था उसमें अपन ने ये देखा था कि भाई हमें केवल ये पूछा था कि भाई क्षेत्रफल कितने % बढ़ रहा है या कितने % घट रहा है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, और हो सकता है कि ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि जिसमें हमें दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, या हो सकता है ऐसा प्रश्न भी आ जाए जिसमें आपको क्षेत्रफल और उसके परिमाप में अंतर भी पूछ सकते हैं। तो आपको जैसे भी प्रश्न आए कहीं भी आपको शॉर्टकट भागने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपन प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा चाहे कैसा भी प्रश्न की भाषा बदले, हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा तरीका क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम क्या मान लेंगे? वर्ग की भुजा को मान लेते हैं। माना वर्ग की जो भुजा है वो कितनी मान लेते हैं अपन? भाई 100 इकाई मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 इकाई इसकी भुजा है, तो पहले तो अपन इसका क्या करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्या करना है हमें? भुजा का वर्ग करना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर। 100 इकाई सॉरी मान लेते हैं। तो 100 का 100 से गुणा कर दिया, यानी कितना हो जाएगा? 100 का 100 से गुणा कर दिया, 10,000 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। कब? जब इसकी भुजा मान लेते हैं कि 100 इकाई इसकी भुजा है। ठीक है, अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 20% की जो भुजा वृद्धि हो रही है, यानी नई जो भुजा है वर्ग की वो कितनी हो जाएगी? जैसा हमने पिछले प्रश्न में भी किया था, क्या करना है हमें? इसमें 20 की वृद्धि कर देते हैं, यानी 120 इकाई जो है वो होगा इसकी नई भुजा। ठीक है, तो अब नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या करना पड़ेगा हमें? भुजा का भुजा से गुणा करना है, 120 का 120 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो का 2 जीरो, 12 का 12 से गुणा करेंगे, कितने होंगे? 12 12 144। ठीक है, तो कितने हो जाए? 14,400 वर्ग इकाई। ये आ गया नया क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर मैं कमी वगैरह पूछी होगी तो हम क्या करते हैं? इनको घटा के हम आंसर करते हैं, जैसे पिछले प्रश्न में किया है। यहाँ पर हमें क्या की इसने पूछा है कि नए क्षेत्रफल में और पुराने क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो हमें क्या करना है? नया क्षेत्रफल
और जो पुराना जो क्षेत्रफल है उन दोनों में हमें अनुपात करना है, तो हम अनुपात कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल तो कितना है 14,400, अनुपात में पुराना क्षेत्रफल लिख दिया 10,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिए, यहाँ तो बच गए 144, अनुपात में कितने रह गए 100, 2 से कट कर दीजिए, ये हो गए 72, इसमें 2 का भाग दे दिया, कितने आ गए 50, वापिस 2 का भाग दे दिया दोनों में, 36 दूनी 72, 25 दूनी 50। ठीक है, अब इससे सिंपल ये नहीं होंगे तो ये इसका हो जाएगा आंसर, यानी 36 अनुपात 25 जो है वो इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। इन नए क्षेत्रफल में और पुराने क्षेत्रफल में अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक आयताकार आकृति की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, यदि परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई बताइए। देखिए, अभी जब अनुपात वाला सवाल कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि हमने ऐसा प्रश्न परिमाप में वैसे ये लेना चाहिए था, लेकिन उसमें याद नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, क्योंकि अनुपात वाले ऐसे प्रश्न भी कंपटीशन में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो पर इसको यहाँ एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद पुनः अपन क्षेत्रफल वाले जो प्रश्नों की तरफ लौटेंगे। ठीक है, एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी अक्सर कंपटीशन में मैंने इस प्रश्न को देखा है कि एक आयताकार आकृति की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है, यानी जब भी हमें लंबाई और चौड़ाई के कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जहां हमें अनुपात दिए हुए होते हैं, तो अब ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे हल कर सकते हैं, तो ये भी हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में बिल्कुल सिंपल प्रश्न में जब जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कभी नहीं आते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल परोसा हुआ सामान मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको मशक्कत करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, यानी 7:4 दिया हुआ है, तो हम इसको सीधा ही आज 7 और 4 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। हमको क्या करना है, जो अनुपात जो दिया हुआ है, जैसे ये 7 है और ये 4 है, तो हम इसको जो मानेंगे वो 7x और इसको क्या मानेंगे 4x। आपको x में मान सकते हैं या इसके साथ में a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी हम लंबाई को तो मान लेंगे 7x, ठीक है, और चौड़ाई को अपन मान लेंगे 4x। अब इनकी इकाई क्या होगी, क्योंकि देखिए परिमाप जो है वो किसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये जो है 7x सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई जो हो जाएगी वो 4x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, परिमाप दिया हुआ है, तो हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आयत का जो परिमाप है वो हमने पिछले वीडियो में बहुत ज्ञात किए हैं ऐसे, तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल से या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे पुनः मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि आप पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको ये जो परिमाप कैसे ज्ञात करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप की जगह पर परिमाप लिख देते हैं, कितना है 44, फिर 2 गुणा लंबाई कितनी है 7x और चौड़ाई कितनी है 4x। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 44 बराबर 2 गुणा ये कितने हो गए 7x और 4x जोड़ दिए, कितने हो गए 11x। ठीक है, 44 बराबर 2 का गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22x, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या करेंगे 22 का पक्षांतर कर दीजिए, 44 या गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएंगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 2। यानी अब x अपन ने क्या माना है, यहाँ पर हमने देखिए x हमने कोई सीधा माना तो नहीं है कि यहाँ लंबाई x हो जाए या चौड़ाई जो है वो x का मान आ जाए, तो यहाँ पर हमें केवल x की वैल्यू मिली है कि x बराबर कितना आया 2। अब प्रश्न में हमें क्या पूछा है, आयत की लंबाई पूछी है, तो लंबाई कितनी होगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। देखिए हमने लंबाई को जो माना था वो क्या माना था 7x। ठीक है, यानी हमें 7 और x की वैल्यू कितनी आई है 2, यानी हम जब 7 और 2 का गुणा करेंगे 7 दूनी कितने हो गए 14, ये आ जाएगी इसकी लंबाई। तो अनुपात वाले जब प्रश्न जब आए तब आपको हमेशा ही ऐसा ही करना पड़ेगा, लंबाई को और चौड़ाई जो भी दी है तो उसको आप पहले x में मान लीजिए, वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमें अगर लंबाई पूछी है तो हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे, अगर हमें चौड़ाई पूछी है तो हम x का यहाँ मान लिख के चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न में अगर हमें कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि हमें परिमाप देके फिर आगे हमें क्या पूछा जाता है यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये भी हो सकता है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर हम उसका क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ अच्छे जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि जहां पर हमें देखिए लंबाई या चौड़ाई के समांतर कुछ रास्ते दिए हुए होते हैं, उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है। तो ऐसे प्रश्न में अक्सर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। वैसा ही एक प्रश्न यहाँ बोर्ड पर है, देखिए एक प्रश्न है हमारे सामने, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर
और चौड़ाई 25 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लंबाई के समानांतर बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न की भाषा जो ऐसी है, इसको आपको पहले तो समझना जरूरी होता है कि ये किस तरह की आकृति है, या इसमें हमें कौन से रास्ता जो है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जब ये चीज हम समझ जाएंगे तो ये प्रश्न करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आयताकार मैदान जो है, इसकी लंबाई तो कितनी दी हुई है, 40 मीटर। तो ये तो हो गई 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 25 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया एक आयताकार मैदान। ठीक, अब इसमें लंबाई के समानांतर रास्ता है। अब देखिए ये समानांतर का मतलब क्या होता है, ये जो लंबाई है, जैसे ये इसकी लंबाई है, तो इस लंबाई के समानांतर, इसके समांतर इस तरह का एक रास्ता बना हुआ है। अब रास्ता कहाँ बना हुआ है, बीचों बीच बना हुआ है, यानी ये जो रास्ता है वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, लंबाई के बिल्कुल समानांतर। जब भी लिखा हुआ है यानी ये लंबाई के समानांतर बीच में एक रास्ता, इस तरह का जो रास्ता है, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये रास्ता जो है वो कितना चौड़ा है, 5 मीटर, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें केवल हमें रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछा है, यानी जो पूरा जो आयताकार जो मैदान है, इस पूरे का क्षेत्रफल हमको यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें किसका निकालना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल देखना है। तो ये भी एक आकृति कैसी दिख रही है हमको, एक आयताकार आकृति दिख रही है। इसकी चौड़ाई तो कितनी है, 5, और इसकी लंबाई कितनी होगी, रास्ता कितना लंबा है, जितनी ये मैदान लंबा है, तो मैदान कितना, 40 मीटर लंबा है, तो ये भी रास्ता हो जाएगा कितना, 40 मीटर लंबा। यानी सिंपल सा इस रास्ते का सिर्फ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम करना है हमें। जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो हमें कैसा आ जाएगा, आकृति कैसे, वही लंबाई चौड़ाई है दोनों तरफ, आयताकार आकृति है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, लंबाई गुना चौड़ाई लगानी। अब लंबाई कितनी है इसकी, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है रास्ते की, 5 मीटर। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखिए 40 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितने आगे, 200 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा आंसर। यानी बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। अब चलिए, अगर यहाँ पर अगर लंबाई की जगह अगर चौड़ाई के समानांतर अगर रास्ता लिखा हुआ आता, तो हम रास्ता कैसे बनाते, चौड़ाई के समानांतर इससे खड़ा रास्ता बन जाता। यानी यही जो आकृति है, जैसे ये 40 मीटर है और ये कितना है, 25 मीटर है, और ये रास्ता अगर चौड़ाई के समांतर होता है तो अपन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और अगर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम क्या करते हैं, देखिए इसकी चौड़ाई तो कितनी होती है, 5 मीटर होती, और लंबाई कितनी होती है इस रास्ते की, जितनी इस मैदान की चौड़ाई कितनी, 25 है, तो ये 25 हो जाती। और तब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 25 का 5 से गुणा कर देते, कितना हो जाता है, 25 पंजे 125 वर्ग मीटर आ जाता है इसका क्षेत्रफल। अगले एग्जाम्पल की तो बढ़ते, अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। इसके लंबाई व चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी अभी हमने जो देखा वो तो ये देखा था कि अगर लंबाई के समांतर रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, और चौड़ाई के समांतर रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर रास्ता है, यानी लंबाई तो कितनी है इस मैदान की, 90 मीटर, और चौड़ाई जो है वो दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, अब इसमें रास्ता जो है वो देखिए लंबाई के समानांतर भी एक रास्ता है बीचों बीच, और चौड़ाई के समानांतर भी रास्ता है। ठीक है, पहले ये तो एक रास्ता हो गया, ये वाला जो लंबाई के समानांतर है, और एक जो रास्ता है वो दिया हुआ है चौड़ाई के समानांतर। ठीक है, यानी 2 रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों का हमको कुल मिलाकर कितना क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल तरीका तो वही रहेगा जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही क्षेत्रफल निकालने पड़ेगा। पहले तो लंबाई के समानांतर जो रास्ता है, पहला तो जो है लंबाई के समानांतर जो है उस रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कि वो कितना आएगा, तो उसका क्षेत्रफल तो कितना होगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई के समानांतर जो रास्ता है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 90 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई तो 4 मीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 गुणा 4, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी 360 वर्ग मीटर। ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। जो लंबाई के समानांतर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल तो आ गया ये। अब दूसरा जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे हम चौड़ाई के समानांतर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई के समांतर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हम करेंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी उतनी होगी जितनी इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी है, पूरी 50 मीटर है, मतलब ये जो हो जाएगी लंबाई तो इसकी होगी 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी 4 मीटर, यानी 50 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, यानी 200 वर्ग मीटर।
ठीक है, तो दोनों रास्ते आ गए। लंबाई के समांतर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हो गया 360 वर्ग मीटर, और चौड़ाई के समांतर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 200 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब अगर हम सोचे कि नहीं दोनों रास्तों को अगर अपन प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है। लेकिन देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमने देखिए जैसे ये जो क्षेत्रफल ज्ञात किया लंबाई के समानांतर, ठीक है, तो ये तो पूरा क्षेत्रफल इतना हो गया। अब चौड़ाई के समांतर जो रास्ता अपन ने ज्ञात किया तो वो भी हमने इस पूरा नहीं, कहने का तात्पर्य ये बीच वाला जो भाग है इसको हमने 2 बार काउंट किया, क्योंकि एक बार जब हमने ये एरिया निकाला तब भी ये भाग काम में आया, जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है तब भी ये भाग काम में आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्षेत्रफल आया इसमें ये वाला भाग जो ये 2 बार काउंट हो गया है, तो हमें इस एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमें इसमें से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच वाला भाग है इसकी देखिए लंबाई कितनी होगी, तो जितना ये चौड़ाई है यानी चौड़ाई कितना 4 मीटर, ये तो हो गया 4 मीटर, और इधर वाला भाग कितना होगा ये भी 4 मीटर, यानी बीच वाला जो भाग है वो कैसा हो गया वर्गाकार। तो बीच वाला जो भाग है जो वर्गाकार जो मैदान का भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा कितनी है इसकी 4 गुणा 4 यानी 16 वर्ग मीटर जो है ये क्षेत्रफल हमें इसमें से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आएगा, यानी जो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो है लंबाई के समांतर क्षेत्रफल तो कुल मिलाकर कितना आया 360 आया, चौड़ाई के समांतर जो क्षेत्रफल है वो कितना आया 200 वर्ग मीटर आया। अब उसमें से हमें 16 मीटर कम वर्ग मीटर कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो कितने हो गए 360 और 200 कितने हो गए 560, इसमें से 16 हमें कम करने पड़ेंगे, यानी 544 वर्ग मीटर जो है वो हो जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी बाकी वो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, केवल इतना ध्यान देना पड़ेगा कि जब दोनों के ही समांतर रास्ते हो तो बीच वाला जो भाग है उस रास्ते का आपको क्षेत्रफल थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आपके ये आंसर कहीं भी गलत नहीं आएंगे और हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए क्षेत्रफल से संबंधित अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न इस तरह का भी प्रश्न आता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है वो 120 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। अब इसके अंदर चारों और 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब देखिए पहले तो हमने बात की थी कि जहां पर हमने लंबाई के समांतर रास्ता देखा था, दूसरा चौड़ाई के समांतर भी रास्ता हमने देखा, और तीसरा जो है अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर अगर रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये तो हमने देखा है। अब ऐसे प्रश्न भी आ सकता है जहां अंदर रास्ता हो सकता है या उसके चारों तरफ बाहर रास्ता हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है 120 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 80 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो रास्ता है वो कहाँ पर है, इसके अंदर रास्ता है, इस तरह से चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है अंदर की तरफ बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, यानी इसके कहीं से भी चौड़ाई देखिए यहाँ पर भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, यहाँ से भी 5 मीटर है, यहाँ से भी 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। अब हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये रास्ता कितना है। अब देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं, अब इसमें देखिए दोनों कंडीशन हो सकती है, वो रास्ता अंदर भी हो सकता है और या ये हो सकता है कि ये जो मैदान है वो अंदर वाला है और इसके बाहर चारों तरफ रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, दोनों का तरीका एक ही रहता है। तो पहले तो अपन अंदर वाले को समझ लेते हैं कि अब इसमें हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए पहले तो ये जो मैदान जो है इस पूरे मैदान का अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, पूरे का क्षेत्रफल, उसमें से ये अंदर वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा मैदान जो है कितना है, इस मैदान का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूं, जो पार्क जो है उस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सिंपल सा है आयताकार है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हमें करनी है। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी है पार्क की 120 मीटर और चौड़ाई है इसकी 80 मीटर, तो दोनों का गुणा कर दिया, 2 0 के 2 0, 12 का 8 से गुणा करते कितना हो गया 12 8 96, यानी 9600 वर्ग मीटर। ये तो आया इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी यहां से लगाकर ये जो पूरा मैदान जो है ये वाला, इस पूरे का क्षेत्रफल तो आ गया ये वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें ये बीच वाला जो भाग है ये वाला क्षेत्रफल हमको इसमें जरूरत नहीं है, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से इस बीच का जो क्षेत्रफल है ये वाला अपन इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पीछे जो बचेगा वो कौन सा भाग बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें इसकी लंबाई चाहिएगी। ठीक है, और दूसरे क्या चाहिए, इसकी चौड़ाई भी चाहिएगी। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, तो देखिए ये लंबाई तो है कितनी 120 मीटर, तो अब अंदर वाला जो क्षेत्रफल है देखिए यहाँ से लंबाई देखिए यहाँ से पहले तो ये इतनी कम हो गई, कितनी 5 मीटर, तो यहाँ से कम हो गई और 5 मीटर इधर से कम हो गई, यानी अंदर वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 120 में से 5 और 5 दोनों कम कर दीजिए, कितने 10 कम कर दीजिए,
यानी 110 मीटर जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी अंदर वाले भाग की। और इधर वाला जो भाग है वो भी हम देखें तो ये पूरा तो है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो इधर भी अपन 5 और 5 कम कर दीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा 70 मीटर। ठीक है, तो अंदर वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अंदर का जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई तो हो गई अब 110 और चौड़ाई कितनी हो गई 70, यानी ये जो भाग आ गया 11 7 77, यानी 7700 वर्ग मीटर जो आ गया वो आ गया अंदर वाला क्षेत्रफल। तो मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, मार्ग का जो क्षेत्रफल बचा यानी कुल जो क्षेत्रफल है 9600 में से 7700 हम कम कर देते हैं। ठीक है, जीरो का जीरो, 2 जीरो तो ऐसे ही आ गए। अब 6 में से 7 माइनस करें, यहाँ हो जाएंगे 16, 16 में से 7 गई 9, यहाँ हो गई 8, 8 में से 7 गया 1, यानी 1900 वर्ग मीटर जो है वो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो अगर हमें क्षेत्रफल केवल मार्ग का ही पूछते तब तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च बताइए। तो 1 मीटर का कितना दिया हुआ है, 15 रुपए दिया हुआ है, तो अपन इसका खर्चा ज्ञात कर लेते हैं। तो कितने वर्ग मीटर आया हमारा आंसर, 1900 वर्ग मीटर आया। इसको आप गुणा कर दीजिए कितने से, 15 रुपए के हिसाब से इसका खर्चा कर दीजिए। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 15 का 9 से गुणा कर दिया, 15 9 में कितने होते 135, हासिल कितने हो जाएंगे 13, 15 एकम 15, 15 और 13 जोड़ दिया मैंने 28। ठीक है, तो आप चाहे तो चाहे सामान्य गुणा भी अपन इसमें कर सकते हैं, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा 28,500 रुपए। तो आशा करूंगा आज के वीडियो मैंने बहुत ही सरल तरीके से क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे कंपटीशन में आने लायक, हर तरह के प्रश्न को अपन ने बोर्ड पे लेने की कोशिश की है। तो हो सकता है इसके कारण वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी बन गया होगा, लेकिन अक्सर मेरा टारगेट कभी नहीं होता कि हम बड़ा वीडियो बनाएं, लेकिन फिर भी देखिए सारे प्रश्नों को एक साथ समझने बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी गाइड में भी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न होंगे क्षेत्रफल से संबंधित, जिसमें एक रास्ते वाले प्रश्न भी होंगे और जो सामान्य जो प्रश्न अपन ने किए वैसे प्रश्न भी है। तो आप सारे प्रश्नों को हल कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी प्रश्न करने में कहीं भी दिक्कत आएगी। फिर भी देखिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है या आज अपन ने जो समझा उसमें आपको कहीं भी समस्या आई है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपन सारी समस्याओं को पुनः एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसको समझ लेंगे अच्छे से, और भी बेहतर तरीके से मैं समझाने की और कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। और आज के वीडियो के साथ ही जो अपने जो आधारभूत जो जानकारी जो थी आपके रीट से संबंधित सारे चैप्टर आज हमारे क्लोज हो रहे हैं। तो कल से अपन जो नया जो वीडियो बनेंगे उसमें अपन जितने भी आपके कंपटीशन में आने लायक जो एमसीक्यू जो प्रश्न है उनकी हम सीरीज शुरू करेंगे। तो आप कहीं भी चैनल से वंचित नहीं रहे, और कंटिन्यू आपको वीडियो बनने के लिए जरूर होगा कि अगर आपने चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी कंटिन्यू वीडियो बनेंगे उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे, और उसका जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और जारी रखें अपना अभ्यास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।